Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel. So we will start with module D unit 9 of digital banking. So this is a certificate examination, you know all very well. So the ninth one is development in payment systems in India and digital banking. So what we will study in this part, so we will cover this unit, the development in payment system in India and digital banking in two parts. Okay, so first part I'll cover today in this lecture, and later we will cover second part. So in first part, what we will cover, global payment system. In global payment system we will see चिप्स यूके में यूज़ होता है और चाप्स यूएसए. बेसिकली इस दोनों को देखेंगे. देन वी विल सी व्हाट इज रुपे, आईएमपीएस, नैच, एईपीएस, एपीबीएस, आरटीजीएस, नेफ्ट, ईकेवाईसी, सीटीएस, एनएफएस, देन सीसीआईएल. So in this chapter we will talk about the payment system in India and in other country. Okay, so let's start. सबसे पहले क्या है हमारा चिप्स. ठीक है, ये क्या है, द चिप्स स्टैंड फॉर क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम. फॉर डिजिटल बैंकिंग पर्सपेक्टिव आई विल से कि यू विल हैव टू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल कि चिप्स किस कंट्री में यूज होता है. तो ये होता है कहाँ पे, यूएस में. और चाप्स कहाँ पे यूज होता है, ये यूके में. ठीक है, मैंने ऊपर में गलत बोल दिया था यहाँ पे. ठीक है, चिप्स जो है वो यूएसए में है और चाप्स जो है वो यूके में होता है. ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट. तो चिप्स में क्या होता है, सबसे पहले याद रखना कि इसका जो है वो एब्रीविएशन ये है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, एक ये याद रखना है. और दूसरा ये किस कंट्री में यूज होता है, तो यूएसए में. ये दो मेन याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि दिस इज अ प्राइवेट क्लियरिंग हाउस. तो अब क्या पता चल गया कि ये जो है वो एक प्राइवेट क्लियरिंग हाउस है एंड दिस इज यूज्ड फॉर लार्ज बैंकिंग ट्रांजेक्शन. लार्ज बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए इसे हम यूज करते हैं. ठीक है, चिप्स एंड द फेड वायर फंड सर्विस यूज्ड बाय द फेडरल रिजर्व बैंक. जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है तो वहाँ पर ये फेडरल रिजर्व बैंक है. ठीक है, कंबाइन टू कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी नेटवर्क इन द यूएसए फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरवर्ड. मतलब वहाँ पे इस दोनों का ही मेनली यूज होता है, चिप्स का और फेड वायर का. ठीक है, द क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम allows large interbank transaction in US which is less time sensitive. ये less time sensitive लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये लिटिल स्लो है, थोड़ा सा स्लो है. ठीक है, तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि किस कंट्री में है, तो यूएसए. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसका जो है वो फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम. दूसरी बात कि ये स्लो है. ठीक है, तो टाइम सेंसिटिव जो पेमेंट्स नहीं होते हैं उसके लिए यूज़ होता है और लार्ज बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, चिप्स में इतना ही आएगा, बस इतना ही पढ़ना है. अब चाप्स में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम. क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम चाप्स किस कंट्री में यूज़ होता है, तो यूके में यूज़ होता है. बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम है ना लिखा हुआ. ठीक है, और ये क्या है, ये एक टाइप का आरटीजीएस सर्विस है. चाप्स क्या है, आरटीजीएस सर्विस है, ये याद रखना है. एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई वैल्यू पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड प्रोवाइडिंग इफिशिएंट सेटलमेंट, रिस्क फ्री एंड इरिवोकेबल. इरिवोकेबल मतलब एक बार इनिशिएट हो गया तो आप उसे कॉल बैक नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो चाप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि ये जो है वो किस कंट्री का है, तो एक बार इसे जो है वो हटा लेते हैं. ठीक है, एक बार आप इसे रिवाइज कर लोगे तो कुछ बचेगा नहीं, इसमें कुछ है भी नहीं. तो सबसे पहले ये है किस कंट्री के लिए, तो यूके के लिए. ये क्या है, तो एक टाइप का आरटीजीएस है, जैसे हमारे यहाँ आरटीजीएस उसके लिए. और ये जो है वो सिर्फ स्टर्लिंग ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, ये याद रखिएगा. ठीक है, इन द यूनाइटेड सिस्टम. ठीक है, और ये इसको मैनेज कौन करता है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड मैनेज करता है. और ये
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। और फुल फॉर्म क्या हो गया? क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। तो चिप्स और चाप्स में यही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ ना बुक में, मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, जो भी IIBF का आपका बुक है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस का, ठीक है, जो ये बुक है नया वाला, ठीक है, उसके हिसाब से मैं इसको देख रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि रुपए क्या है, तो रुपए क्या है, देखिए इंडिया में जो पेमेंट इकोसिस्टम है, तो पेमेंट इकोसिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ एक NPCI है ना, NPCI ही देखता है ना। तो आपका जो ब्रांच बैंकिंग है, ब्रांच बैंकिंग को छोड़ करके जो कुछ भी है वो सब NPCI करते हैं। आज के टाइम पे NFS कौन मैनेज करता है? नेशनल फिनेंशियल स्विच, NPCI। NFS क्या है आगे देखेंगे, आप लोग जानते भी होंगे, उसको हम डिटेल में एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। तो NPCI मैनेज करता है। तो जैसे ये रुपए जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि इंडिया का अपना पेमेंट गेटवे है, या ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने अपना कुछ ऐसा बनाया है, तो ये NPCI का जो है वो इनिशिएटिव है। चलिए एक बार इसे देखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं। द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाज NPCI's ब्रेन चाइल्ड, ये रुपए की बात कर रहा है। रुपए इज ए नेटिव कार्ड, नेटिव मतलब इंडिजीनियस, मतलब हमारे देश में बना हुआ है। पेमेंट नेटवर्क इनिशिएटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज ए फिनेंशियल सर्विस एंड पेमेंट सर्विस सिस्टम लॉन्च्ड इन 2012 एंड डेडिकेटेड टू नेशन इन 2014। ये क्या है? एक पेमेंट नेटवर्क है जो इंडिया में ही बनाया गया है, ठीक है, और 2014 में इसे डेडिकेट किया गया। अब ये रुपए कहाँ से आया? तो रुपए में दो चीज़ है ना, एक है रू और एक है पे। रू मतलब रुपया या रूपी, और पी मतलब पेमेंट्स, ठीक है। इंडिकेट्स दैट इट इज इंडियाज ऑन इनिशिएटिव फॉर कार्ड पेमेंट, ठीक है, रूपी। तो रुपये समझ गए, रुपये है क्या? रुपये जो है वो एक हमारा जो है वो पेमेंट सिस्टम है या पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है। अब और इसे जो है वो NPCI जो है वो इसका ही ब्रेन चाइल्ड है, और 2014 में ये नेशनल को डेडिनेशन मतलब मतलब काम में आया, वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। आप देखते होंगे कि रुपए इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे पहले वीज़ा और मास्टर होता था ना, वीज़ा मास्टर अभी भी है, हम इशू किया जाता है, लेकिन अब रुपए भी किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि इंडिजीनियस यूज़ करो, तो उसके लिए ये है। तो रुपए इनेबल्ड है तो रुपए नेटवर्क पे वो काम करेगा, ठीक है। और रुपे कार्ड क्या होता है? तो देखिए रुपे कार्ड क्या हुआ कि जो भी कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, ठीक है ना, डेबिट ही, अब क्रेडिट कार्ड भी आने लग गया है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है, ठीक है, विच इज रुपे पेमेंट सर्विस इनेबल्ड, तो हम उसे बोलेंगे रुपे कार्ड है, ठीक है। रुपे कार्ड ट्रांजेक्शन हैपन लोकली इन इंडिया, द प्रोसेसिंग फी इज लेसर देन कंपेयर टू द वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। For the same reason, transactions are processed faster in the case of rupee. However, the rupee is accepted only by domestic payment gateways, unlike the Visa, which has international acceptance. क्या है? सबसे पहली बात कि ये फास्टर वाला वर्ड समझ में आया आपको, क्योंकि लोकली प्रोसेस हो रहा है ये, ठीक है, इसीलिए ये फास्टर है और ये सस्ता भी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वीज़ा और मास्टर कार्ड से कंपेरिजन करेंगे तो। और चूँकि ये एक्सेप्टेड बाय डोमेस्टिक पेमेंट गेटवेज में ही ये एक्सेप्ट होता है, ये वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरह इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। अनदर डिफरेंस इज दैट इंडियन बैंक्स डू नॉट हैव टू पे एनी एंट्री और क्वार्टरली फी टू रुपे, वेयर हैज दिस हैज टू बी पेड फॉर वीज़ा। तो वीज़ा के केस में होता है, इसके केस में नहीं होता है। वाइल द वीज़ा ऑफर्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, रुपे ऑफर्स ओनली डेबिट कार्ड्स। यहाँ पे मैंने ऊपर में क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है वो स्टार्ट हो गया है क्रेडिट कार्ड भी, पहले डेबिट कार्ड था, अब स्टार्ट हो गया है क्रेडिट कार्ड भी, ठीक है, रुपे इनेबल्ड। इन द एफर्ट्स टू ऑफर कंटिन्यूड कन्वीनियंस एंड क्वालिटी कस्टमर सर्विस, रुपे हैज स्ट्रेंथेंड इट्स नेटवर्क कैपेबिलिटी बाय लॉन्चिंग रुपे JCB। JCB मतलब है जापान क्रेडिट ब्यूरो के साथ ना टाई अप किया है रुपे, और जहाँ भी मान लीजिए JCB को एक्सेप्ट किया जाता है तो वहाँ पे रुपे को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो JCB के थ्रू मतलब के साथ टाई अप करके ये अपना कार्ड लॉन्च कर रहा है, जहाँ पर इसका इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ेगा या बढ़ रहा है, ठीक है। जस्ट अ रिमाइंडर,
कि ये जो आप वीडियोस देख रहे हो ये आपके यूट्यूब पे है, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, तो यूट्यूब पे वीडियोस जो है वो फ्री है, लेकिन आप अपने प्रिपरेशन के लिए या फिर नॉलेज के लिए भी यदि आप देखना चाहो डिजिटल बैंकिंग में, तो आप मॉक टेस्ट को एक बार ज़रूर देखिए। सो फॉर मॉक टेस्ट व्हाट यू विल हैव टू डू, just go and download Geeky Banker app, and then this mock test will be available for just paying some fee. I mean maybe 200, 250, okay, maybe 300। तो इसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं 30 मॉक टेस्ट आपको इधर मिलेगा, तो आप एक बार जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो भी मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ इसका PDF भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा ऐप में, ठीक है। तो जस्ट गो एंड डाउनलोड गीकी बैंकर ऐप। थैंक यू। नेक्स्ट, रुपए सिक्योर क्या है कि देखिए, रुपए ये जो है हमारा रुपए का पे सिक्योर ये क्या है, तो पेमेंट सर्विस दैट अलाउज यू टू यूज़ योर रुपए डेबिट कार्ड फॉर ऑनलाइन परचेज, ठीक है। It uses a simplified yet secure architecture. It offers additional security measure wherein the mode of validation is by entering OTP received in customer registered mobile number to make payment online. पे सिक्योर जो है ये पेमेंट सर्विस एक है NPCI का ही, ठीक है, रुपए के लिए, कि रुपए कार्ड को यदि आपको ई-कॉमर्स के लिए यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑनबोर्ड होना पड़ेगा, आपको नहीं, आपका जो बैंक है ना वो इस सर्विस को अवेल करता है, ठीक है। दिस सॉल्यूशन ऑफर इनहैंस सिक्योरिटी मेजर एज पर RBI मैंडेटेड 2-factor ऑथेंटिकेशन, OTP ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, और एक आपका पासवर्ड हुआ। हाईली सिक्योर, यूजर फ्रेंडली, स्मूथ अडेप्टेबिलिटी, सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर एंड ट्रांजेक्शन फ्लो रिड्यूसेस ट्रांजेक्शन टाइम रिजल्टिंग इन फास्टर। तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें जो एक है कि आप यदि ई-कॉमर्स पे रुपए कार्ड को यूज़ करोगे तो पे सिक्योर पे आपका कार्ड को रजिस्टर होना पड़ेगा, या वो सर्विस रहेगा तभी आप कर पाओगे। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कस्टमर टू बी रजिस्टर्ड विथ पे सिक्योर टू अवेल रुपे ई-कॉमर्स। मैंने बोला ना रुपे ई-कॉमर्स में यूज़ करना है तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है। अब हमारा स्टार्टिंग होता है नैच, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड सर्विस है, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए नैच है क्या, तो नैच मतलब हुआ कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। तो नैच क्या है हमारा, इज अ वेब बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है, इज अ वेब बेस्ड सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट इंटरबैंक high volume small or repetitive electronic payments. National Automated Clearing House handles the clearing and settlement including return among member on the same day. Bank customer need to register mandate like something instruction. अब ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखिए नैच का काम क्या है कि मान लीजिए कि एक ना मैं सिनेरियो लेता हूँ आपको समझाने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से इसे समझिएगा, ठीक है। देखिए काम कैसे करता है नैच में, क्या है ना कि मान लीजिए जैसे इससे पहले आप लोग पढ़ते थे ना ECS क्रेडिट, ECS डेबिट, कि बहुत सारा मल्टीपल क्रेडिट हो रहा है, एक डेबिट हो रहा है, या मल्टीपल डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है, पढ़ते थे ना आप लोग। तो नैच में भी वही कर दिया गया है, ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई बैंक है, ठीक है, ABC 3 बैंक है ये, ठीक है। इस तीनों बैंक के कस्टमर ने जो है वो मान लीजिए कि LIC है ना, आप LIC के बारे में जानते हो, तो LIC का ना इंश्योरेंस ले रखा है, A ने भी, B ने भी, C ने भी। मान लीजिए इसका मंथली प्रीमियम 100 जाता है, इसका 200 और इसका 300, और LIC का सेटलमेंट बैंक मैं मान लेता हूँ D है। तो अब क्या होगा कि मंथली जो है वो पैसा यहाँ से डेबिट होके यहाँ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल डेबिट सिंगल क्रेडिट हो रहा है, मल्टीपल डेबिट सिंगल क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डी बैंक है हमारा, ठीक है, ये डी बैंक जो हमारा है, इस डी बैंक के लिए ये क्या प्रोसेस जो है, मल्टीपल डेबिट हो रहा ना, यहाँ पे जमा हो रहा है,
ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए ACHDR। ACHDR स्पॉन्सर बोलेंगे हम इसको टेक्निकल टर्म में आप जाएंगे तो, लेकिन इतना नहीं, आपको ये याद रखना नहीं है क्या बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि यहाँ पे मल्टीपल डेबिट सिंगल क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ACHDR। ठीक है, अब मान लीजिए मल्टीपल क्रेडिट सिंगल डेबिट होता तो हम क्या बोलते। अब मान लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि डिविडेंड देना है किसी को। ठीक है, सिंपल सा डिविडेंड देना है। मान लीजिए कि ये कस्टमर 1 है, 2, तीसरा, ये 3 कस्टमर है, तीनों ने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था मान लीजिए TCS में। अब TCS का क्वार्टरली रिजल्ट आया, तब TCS क्या करेगा, डिविडेंड देगा। ठीक है ना, इसको डिविडेंड देगा। अब डिविडेंड देगा तो क्या होगा, एक डेबिट हो रहा सिंगल डेबिट, और क्रेडिट कितना जगह, यहाँ पे भी क्रेडिट होगा, यहाँ पे भी क्रेडिट होगा, यहाँ पे भी क्रेडिट होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है एक डेबिट मल्टीपल क्रेडिट, तो इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा आपको, पहले हम ECS क्रेडिट बोलते थे। ठीक है, आप इसको ACHCR समझ लो, ECS क्रेडिट बोलते थे। ठीक है ना, ECS क्रेडिट ही, चलिए आपको यही याद है, ACH क्रेडिट ही बोलो आप, ECS क्रेडिट ही बोलो। ठीक है, तो नैच यही काम करता है, यही सब। अब हम सिनेरियोज देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं। तो नैच में कुछ है नहीं, फुल फॉर्म एक बार देख लेना। कभी कभी ये खास करके डिजिटल बैंकिंग में डेप्थ में क्वेश्चन कभी नहीं आता, तो ये आपको पूछ सकते हैं कि ये क्या है। तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ये एक याद रखना है हमने। ठीक है, आगे नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन नैच। तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे नैच डेबिट, नैच क्रेडिट और एक APBS। चलिए नैच डेबिट क्या होता है, तो नैच डेबिट का मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया था। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि आपका ना A बैंक है। ठीक है, आपका A बैंक है और आप यहाँ काम करते हो एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, आप समझ लो कि आप सर्विस ब्रांच में काम करते हो, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर नहीं हो, सर्विस ब्रांच में आप काम कर रहे हो। अब मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट बैंक है, BCDEF, इसके कस्टमर हैं डिफरेंट। अब क्या हुआ है कि ये जो सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, ये सारे जो कस्टमर्स हैं वो आपसे लोन ले रखा है। ये इस बैंक के कस्टमर है, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट मान लो इसका है, इन सब का सैलरी अकाउंट यहाँ पे है। लेकिन सब ने आपका कार लोन जो था वो आप सिर्फ 8% पे दे रहे थे, तो कार लोन यहाँ से लिया हुआ था ये लोगों ने, सब ने। तो कार लोगों ने लिया हुआ था, तो अब होगा क्या कि मंथली फिर यहाँ से पैसा डेबिट होके यहाँ आएगा ना, यहाँ पैसा डेबिट होके यहाँ पे क्रेडिट होने आएगा। ठीक है, तो ये जो होगा, तो ये अब मान लीजिए इसका भी तरीका है कि ई मैंडेट होगा या ऑफलाइन मैंडेट होगा, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि पैसा तो डेबिट होके देना पड़ेगा इन लोगों को। लोन लिया है, सैलरी अकाउंट यहाँ है और लोन अकाउंट यहाँ है, तो अब पैसा क्या होगा, हर महीने माइनस होके यहाँ आ जाएगा, हर महीने माइनस होके यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि मल्टीपल डेबिट और सिंगल क्रेडिट, तो ये हो गया ACHDR। अब ACHDR में भी ना 2-3 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, 2 तरह का जो है तो होता ही होता है। देखिए, एक तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इतना डेप्थ में जाना नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एक होता है ACHDR, एक होता है ACHDR स्पॉन्सर। अब आप ऐसे समझ लो कि आपके यहाँ कोई जो है वो लोन लिया हुआ था, ये इस मतलब कि ये A बैंक आपका है और ये B बैंक का एक कस्टमर है जिसका सैलरी अकाउंट है B में, तो लोन यहाँ से लिया हुआ था वो। अब उल्टा भी तो हो सकता है कि आपका कोई कस्टमर जहाँ पे सैलरी अकाउंट आपके पास हो और लोन जो है वो दूसरे बैंक में लिया हुआ हो। तो इस केस में क्या होगा, जिस केस में कि सैलरी अकाउंट आपके पास है, ठीक है, और लोन दूसरे अकाउंट बैंक में हो, तो वो ACHDR हुआ। ठीक है, ACHDR होता है इस केस में, वो तो मैं टर्मिनोलॉजी समझाया था। और यदि मान लीजिए कि वाइस वर्सा हो कि आपके यहाँ सैलरी अकाउंट हो, दूसरे बैंक में लोन होगा, तो मैं पहले ACHDR बताया था, अब आप उसको उल्टा समझ लीजिए कि लोन यहाँ पे है
और लोन अकाउंट यहाँ पे है और सैलरी अकाउंट कहीं और है, तो उसको हम ACSDR ही बोलते हैं। दोनों ACSDR ही है क्योंकि मल्टीपल डेबिट हो रहा है। एक होता है ACSDR बोलते हैं सीधे, एक बोलते हैं ACSDR स्पॉन्सर, यानी जिसमें मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कट के हमारे पास आ रहा है, डेबिट होके हमारे पास हो रहा है, तो उस केस में हम स्पॉन्सर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ACSDR स्पॉन्सर। तो ACSDR तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है ACSDR मतलब हुआ कि मल्टीपल डेबिट सिंगल क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा नैच क्रेडिट। नैच क्रेडिट क्या है? देखिए जैसे ACSDR था तो क्रेडिट में क्या होगा कि मल्टीपल क्रेडिट होता होगा और सिंगल डेबिट होता होगा। और ये कब है? जो मैं डिविडेंड वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें यही होता है ना कि TCS का मैं एग्जाम्पल लिया था, तो TCS का एक अकाउंट 1 लाख जो है वो डेबिट हो जाएगा और इस सबको जो है वो 20-20 हज़ार सबको मिल जाएगा जितना भी मिलना था। ठीक है, तो ये ACHCR हो गया। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, ACHCR में देखिए पैसा डेबिट होने के लिए तो ये था, क्रेडिट होने के लिए एक ये भी है और एक ये भी है। तो नैच क्रेडिट जो ACHCR होता है यहाँ पे राउटिंग के लिए यूज होता है अकाउंट नंबर और IFSC, जबकि जब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APBCR की बात होती है तो यहाँ पे आधार और प्लस आपका जो है वो आधार के साथ अकाउंट नंबर यूज़ होता है। बस मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले AEPS से ट्रांजेक्शन होता था ना, है ना, तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम में भी यही होता है। दोनों ये सेम ही काम करता है कि मल्टीपल क्रेडिट सिंगल डेबिट। यहाँ भी होता है कि मल्टीपल क्रेडिट होगा और सिंगल डेबिट होगा। यहाँ भी यही चीज़ होता है क्रेडिट में भी। तो इट इज़ अ पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन आधार नंबर इशूड बाई UIDAI एंड IN इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। कभी कभी इसको बिन नंबर भी बोला जाता है। अब सुनिए, जो आपका कार्ड होता है, ठीक है, जो आपका कार्ड है ना, तो कार्ड का जो शुरुआत के 6 डिजिट होते हैं, जैसे होता है ना शुरुआत के, मान लीजिए कुछ ऐसा रहेगा कि तो जो 6 डिजिट होता है ये बिन नंबर होता है। बिन नंबर या IN नंबर, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब किस बैंक का है वो। तो APBS में जो होता है वो जो राउटिंग हो रही है IN से, ठीक है। APB सिस्टम यूज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसी, जनरली ये सब्सिडीज़ देने के लिए होता है, गैस सब्सिडी जो मिलता है या और भी दूसरे सब्सिडीज़, तो वो आधार नंबर से राउट हो जाता है। ठीक है, आधार नंबर एंड अकाउंट इज यूज फॉर राउटिंग। तो इतना भी आपको याद नहीं रखना है। नैच समझ लिया, नैच में ये एक मोड हो गया, नैच डेबिट, नैच क्रेडिट और APB क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट होने के लिए 2 है, डेबिट होने के लिए 1 ही। नेक्स्ट हमारा जो है वो है AEPS। AEPS क्या है? इसको हम बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देखिए जो भी BC पॉइंट है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट हर बैंक का होता है, ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं ना, CSP कस्टमर सर्विस पॉइंट या ग्राहक सेवा केंद्र, ठीक है। तो आधार इनेबल्ड सर्विस का जो है ब्रांच में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली जो CSP चैनल है वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो AEPS क्या है? AEPS इज अ पेमेंट सर्विस that allows a bank customer to use Aadhaar as is her identity to access her Aadhaar enabled bank account and perform basic transaction। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका अकाउंट नंबर सेव है डेटाबेस में और उसे एक आधार मैप किया हुआ है। तो अब क्या है, आधार मैप किया हुआ है, तो जैसे आप जो है वो बायोमेट्रिक आपका वेरीफाई होता है, तो आप जो ट्रांजेक्शन करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं, जैसे AEPS में आप क्या क्या कर सकते हो, तो कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन हो सकता है, और भी बहुत सारा सर्विस AEPS चैनल में आजकल है। आधार सीडिंग भी होता है, आजकल तो AEPS चैनल पे पेंशन का पैसा वैसा भी मिलता है, ये कैश विड्रॉल है तो हो ही गया। ठीक है, तो बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन विड्रॉ फ्रॉम AEPS? तो AEPS एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा आप किसी भी मोड में नहीं ले सकते हो। ठीक है, टैट फॉर AEPS। टैट देखिए, टैट मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, मतलब कि कोई डिस्प्यूट यदि हो तो मान लीजिए बैंक तो के पास जाओगे आपका सुनेगा ही नहीं,
तो आरबीआई धीरे धीरे क्या कर रहा है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। तो वो हर में जवाबदेही तय करने के लिए ठीक है कि आदमी को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाए, बैंक को या दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उसके लिए उन्होंने टैट बना दिया है। यदि मान लीजिए एटीएम का पैसा आपका डेबिट हो गया, पैसा नहीं मिला, विड्रॉ नहीं हुआ, या एईपीएस में आपका ट्रांजैक्शन करने के नहीं हुआ, तो इसमें भी टैट है। तो इसमें है T+5 डेज तक है, T+5 डेज में यदि, लेकिन ये T+5 ना कैलेंडर डे होता है, ठीक है। पहले वर्किंग डे होता था, लेकिन अब आरबीआई हर सर्विस में जो है वो कैलेंडर डे कर दिया है, ठीक है। तो ये T+5 में आएगा, नहीं तो आपको 100 रुपया पर डे पेनल्टी देगा बैंक, ठीक है। एईपीएस में आप गए विड्रॉ करने के लिए सीएसपी पे, पैसा कट गया, आपके पास नहीं आया, कैश विड्रॉल नहीं हुआ, मान लीजिए आपके पास मैसेज आ गया कि पैसा विड्रॉ हो गया, और सीएसपी वाला बोलता है नहीं मेरे पास नहीं आया मैसेज, हम नहीं देंगे आपको, तो आपको T+5 डेज में नहीं मिलेगा, 100 रुपया पर डे बैंक आपको पेनल्टी देगी। RRN नंबर क्या है, देखिए जो नेफ्ट आरटीजीएस है, ठीक है, तो उसमें आप ट्रांजैक्शन को पहचानने के लिए ना यूटीआर शेयर करते हैं हम, ठीक है। और जो अल्टरनेट और नेफ्ट आरटीजीएस को छोड़ के दूसरे चैनल में जो है वो हमेशा RRN नंबर जनरेट होता है। ये क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। कोई पूछेगा ना कि मान लीजिए आप बोलेंगे कि परसों हम पैसा निकालने गए थे एटीएम में और मेरा पैसा नहीं निकला, तो बैंक आपसे पूछेगा पहले तो डेट क्या था, कब गए थे, टर्मिनल आईडी आपके मैसेज में ही आ जाता है, तो टर्मिनल आईडी आएगा, और उसके बाद क्या होगा कि वो पूछेंगे कि अरे RRN नंबर क्या था, तो RRN नंबर आपको पूछेगा। तो ये 12 डिजिट नंबर जनरेट करता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन यूनिकली, ठीक है। 12 डिजिट का कोड होता है जो ट्रांजेक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यूटीआर नंबर क्या है, जो मैं अभी बताया था, देखिए नेफ्ट, आईएमपीएस और आरटीजीएस में क्या है, यूटीआर नंबर जनरेट होता है। ये भी यही है कि उसको ट्रांजेक्शन को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। रेगुलेटर एईपीएस का कौन है, तो एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई देखभाल करता है। अगेन रिमाइंडर कि आप गीकी बैंकर को डाउनलोड करिए यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट को ज़रूर ट्राई करिए एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस है वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चंस होता है, ठीक है, और सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जो है वो इसको एक बार हमारा ऐप डाउनलोड करिए, और बहुत ही मिनिमल फील रखा है हमने, नहीं के बराबर 200-300 कुछ होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। 30 मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ, अभी शायद हाँ 30 के आसपास है, तो ठीक है, आप जाओ और डाउनलोड करो और मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करिए। और जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसका PDF को व्यू करना है ऐप में, तो देन ऑल्सो यू कैन डाउनलोड गीकी बैंकर ऐप। And this is our WhatsApp number, so you can drop your concern over this number, over this WhatsApp. So thanks. देखिए नेक्स्ट क्या है, एक बार ऐसे ही मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, इतना डेप्थ में जाएगा नहीं। मान लीजिए कि जब भी डिस्प्यूट होता है ना, तो डिस्प्यूट के बाद क्या है ना कि प्रोसेस है हर चीज़ का, कि पहले क्या करेंगे, फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कस्टमर कंप्लेन रेज करता है। जब आप कंप्लेन लेके जाएंगे बैंक के पास, तो बैंक चार्ज बैक रेज करेगा। अब दूसरा वाला बैंक उस पर यदि क्वेश्चन कर दिया, रिप्रेजेंटमेंट कर दिया, तो आपका बैंक प्री आर्बिट्रेशन करेगा, फिर आर्बिट्रेशन होता है। तो ये सब जो है वो इसमें डिफरेंट प्रोसेस है, इसको आप ज़रूर देखो। कंप्लेन के बाद चार्ज बैक के बाद रिप्रेजेंटमेंट, प्री आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन। एज ए कस्टमर भी आप जाओगे तो आप बोलोगे अरे मेरा पैसा जो है वो फेल हो गया था ट्रांजेक्शन, आप पैसा नहीं मिला, मान लीजिए बैंक बोला नहीं हम नहीं जानते हैं। तो मान लीजिए कि पीएनबी का कस्टमर यदि एसबीआई के एटीएम पे गया था, तो अब पीएनबी का कस्टमर तो पीएनबी को ही आगे बोलेगा कि एसबीआई में गए थे पैसा निकाले, नहीं निकला, तो अब पीएनबी क्या करेगा, एसबीआई के ऊपर चार्ज बैक करेगा। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट 1 by 1 देखते हैं। चार्जबैक क्या होता है कि चार्जबैक इशूअर मेंबर शुड रिजॉल्व एंड सेटल ऑल डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू कस्टमर ट्रांजेक्शन। इशूअर मेंबर कैन इनिशिएट अ चार्जबैक व्हेन इट कस्टमर रेज अ कंप्लेंट ऑफ, जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि पीएनबी का कस्टमर है और एसबीआई का जो है वो एटीएम पे गया ये पैसा निकालने, ये गया था पैसा निकालने, ठीक है। अब ये गया पैसा निकालने, अब हुआ क्या, विड्रॉ हो गया पैसा, विड्रॉ नहीं हुआ।
और इसको मैसेज आ गया कि आपका 5000 जो है वो डेबिट हो गया। अब बेचारा वेट किया 10 दिन 15 दिन हो गया, अब कह रहे पैसा तो अब आएगा नहीं, तो ये जाता है अपने पीएनबी के पास। पीएनबी इश्यूर हुआ ना इस केस में, क्योंकि फंड उसके यहाँ से निकला है ना, ये एक्वायरर है, क्योंकि इसके यहाँ आएगा, फंड आया। ठीक है, आप ये मत देखो कि एटीएम से पैसा निकला है तो इश्यूर है, नहीं, एटीएम से तो वो पैसा निकला है जो यहाँ से, तो अल्टीमेटली ओरिजिनली जहाँ से इश्यूर मतलब होता है कि जो फंड इशू करता है, जहाँ से पैसा निकल रहा है, डेबिट हो रहा है जहाँ पर डेटाबेस में, तो यहाँ से डेबिट हो रहा है, तो पीएनबी इश्यूर है, एसबीआई एक्वायरर हुआ। तो अब क्या है, कस्टमर जाएगा अपने बैंक के पास, होम बैंक के पास, होम बैंक में गया अपने बैंक पीएनबी यानी ईश्वर बैंक के पास, तो ईश्वर बैंक अब क्या करेगा, चार्जबैक रेज करेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट कहानी देखिए क्या होता है। अब एक चीज़ और, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चार्जबैक जो रेज होता है ना, तो हर अल्टरनेट चैनल जो है उसके लिए एनपीसीआई ने एक पोर्टल दे रखा है, जिससे मान लीजिए कि यूआरसीएस पोर्टल है यूपीआई के लिए, ऐसे करके डिफरेंट पोर्टल है। ठीक है, तो अब ये करना क्या है कि 60 डेज में आपको करना है। ठीक है, 60 डेज में करना होगा बैंक को। रिप्रेजेंटमेंट क्या है कि अब एक्वायरर बैंक जो है उस चार्ज बैक को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, आप जो मेरे ऊपर चार्ज बैक किए वो गलत है। ठीक है, और ये चीज़ जो है उसको 5 डेज में करना पड़ेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटमेंट करना है तो विद इन 5 डेज में उसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, चार्ज बैक समझ में आ गया। चार्ज बैक कौन किया, इश्यूअर बैंक, और रिप्रेजेंटमेंट कौन किया, एक्वायरर बैंक। अब इसके बाद ना, अब क्या है कि इश्यूअर बैंक को लगा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो वो क्या करेगा, प्री आर्बिट्रेशन करेगा। इफ द कस्टमर ऑफ इशूइंग बैंक इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द एविडेंसेस डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द एक्वायरर एट द टाइम ऑफ रिप्रेजेंटमेंट, इश्यूअर कैन रेज प्री आर्बिट्रेशन थ्रू बीसीएस सिस्टम। अब प्री आर्बिट्रेशन रेज करेगा। अब इसमें भी टाइम फ्रेम दिया हुआ है प्री आर्बिट्रेशन का 30 डेज। ठीक है, चलिए अब क्या क्या पढ़ा अभी तक, फिर से रिवाइज करते हैं कि चार्ज बैक पढ़ा था सबसे पहले। कस्टमर जब आया था चार्ज बैक, तो ये इशूअर बैंक कर रहा था ना। प्री आर्बिट्रेशन कौन कर रहा था, एक्वायरर बैंक कर रहा था। अब प्री आर्बिट्रेशन के बाद जो है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे नहीं, एक चीज़ गलती कर दिया हमने, इश्यूअर के बाद तो रिप्रेजेंटमेंट हुआ ना, प्री आर्बिट्रेशन नहीं। चार्ज बैक के बाद तो रिप्रेजेंटमेंट हुआ। रिप्रेजेंटमेंट क्या था, एक्वायरर बैंक। अब रिप्रेजेंटमेंट के बाद होता है प्री आर्बिट्रेशन। प्री आर्बिट्रेशन कौन किया, इश्यूअर बैंक, कि भाई तुम जो अपना रिप्रेजेंटमेंट दे रहे हो चार्ज बैक के लिए वो गलत है। ठीक है, ये इश्यूअर बैंक करेगा। प्री आर्बिट्रेशन के बाद फिर आर्बिट्रेशन होता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन कौन करेगा, इश्यूअर ये किया था चार्ज बैक। ठीक है, रिप्रेजेंटमेंट जो है वो किया था एक्वायरर, प्री आर्बिट्रेशन क्या था, इशूअर। अब आर्बिट्रेशन कौन करेगा, तो एक्वायरर करेगा, एक्वायरर नहीं करेगा। ठीक है, वो इशूअर बैंक ही करता है। कि इफ द कस्टमर और इशूअर इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द एक्वायरर एट द टाइम ऑफ रिप्रेजेंटमेंट, जो रिप्रेजेंटमेंट के टाइम में ही दिया था प्री आर्बिट्रेशन, इशूअर में रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन थ्रू बीसीएस। और यदि यहाँ पे जो है, ठीक है, प्री आर्बिट्रेशन रिजेक्ट होने के 30 डेज तक आप जो है वो ये कर सकते हो। प्री आर्बिट्रेशन के बाद आर्बिट्रेशन करना है तो 30 डेज तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था एईपीएस का। तो आप इसको 1-2 बार देखिए, ये आपके ऐसे भी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो ये पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। और आप जो है वो चैनल का लिंक जो है वो आगे भेजिए, आपको डाउनलोड करिए, आप में मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उसका बहुत पैसा रखा हूँ, फ़ी रखा हूँ, वो आप लोगों के लिए ही है। बहुत ही मिनिमल चार्ज है, नहीं के बराबर टीम है, और भी बहुत सारा एक्सपेंसेज है, यू नो वेरी वेल की डिप्लॉय करना पड़ता है। ठीक है, तो आप उसे एक बार ज़रूर करिए। और टेलीग्राम चैनल हमारा है, आप उसको ज्वाइन करो। ठीक है, ये टेलीग्राम लिंक है। ठीक है, अब ये जो हमारा ऐप है, ठीक है, ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे है। और हमारे पास वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसे कैसे यूज़ करना है। एंड दिस इज़ आवर मोबाइल नंबर वेयर यू कैन, सो व्हाट्सअप इज़ देयर, सो यू कैन ड्रॉप योर कंसर्न over this number. Okay, so I hope you will share this number over social media
this channel, our social media. So thanks for watching. Thanks again.